गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कौमी और बैनुल अक़वामी अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं और रात में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पर हम तबसरा करेंगे, बातचीत करेंगे, गेस्ट भी होंगे हमारे साथ। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, आपको बताएं तो ईरान इसराइल जंगबंदी में अब बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान और इसराइल ने मुकम्मल और हतमी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में पूरी दुनिया को मुबारकबाद भी दे दी है और ये कहा है कि यह जंग सालों तक जारी रह सकती थी, मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने दिया जाएगा। दोनों मुल्कों ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि सीज़ फायर के हर मरहले पर फरीकैन सब्र का मुज़ाहिरा करेंगे। दोनों जानिब से जारहाना कार्रवाइयों में बतदरीज कमी आएगी और 12 दिन की जंग के बाद बिलाखिर मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा। अमरीकी सदर ये भी दावा कर रहे हैं कि इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी, मगर गैर मुल्की मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंगबंदी के मुआहदे में कतर ने अहम सिफारती किरदार अदा किया है। कतर में ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर और नायब सदर ने अमीर कतर के साथ रब्ता किया और बताया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है, जिसके बाद कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने बराह रास्त मुदाखलत की, ईरान से जंगबंदी की दरख्वास्त की और जंगबंदी को यकीनी बनाने में मदद भी फराहम की। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने ट्रंप के जंगबंदी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अभी तक ईरान इसराइल जंगबंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। इसराइल ने जारियत रोक दी तो इसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। और उसके साथ साथ बहुत सारी मजीद अपडेट्स भी आ रही हैं जो अभी आपको बताते हैं। इससे पहले ऑपरेशन बशारतुल फतह के तहत कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराक में अमरीकी बेस ऐनुल असद और कतर में अल अदीद फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ताहम कतरी वजारत खारजा का यह कहना था कि पेशगी सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर अल अदीद फौजी अड्डे को पहले ही खाली करा दिया था। और आपको ये भी बता दें कि मशरिक़ वुस्ता में ये अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है और यहाँ पर एक वक्त में 11,000 फौजी जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन सबको पहले से निकाल लिया गया था। किसी किस्म के अमेरिकन एसेट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन किया आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर नईम जफर साहब ने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नईम साहब, अमरीकी सदर एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, दोनों मुल्क मुत्तफिक हो गए हैं। अगर ये दावा वाकई दुरुस्त है तो दुनिया के लिए, खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के लिए, आप इसे कितनी बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और यही ट्रंप चाहता था कि उसको अवार्ड मिल जाए कि मैंने जंग बचा दी है, मिडल ईस्ट को रीशेप कर रहा हूँ। तो ये मौका मिला उसको करने से। दोनों मुल्कों के साथ भी जो हुआ है, क्यों रुक गए हैं। एक तो उसने दिखाया कि मैं जहाँ भी जाके आपको बम गिरा सकता हूँ। B-2 बॉम्बर से अटैक किया है तो ईरान को पता चल गया कि ये अमरीकी जो प्रेसिडेंट थे पहले, उस तरह से बातें करने वाला कम है, काम करने वाला है। दूसरी बात ये भी हुई है कि दोनों इसराइल के पास जो तो एंटी द गोल्डन डोम थी उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके मिसाइल ख़त्म होते तकरीबन हो गए हैं। ईरान के भी मिसाइल भी कम हो गए हैं। तो दोनों मुल्कों में ये भी चक्कर था कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो शील्ड था हमारा, वो सारे जो एंटी मिसाइल के जो थे वो भी बहुत कम हो गए, उनके पास रह नहीं गए जी। तो उनकी भी ज़रूरत थी कि कम कर दें तो अच्छा है, अभी से वी कैन फेस सेविंग हो सकती है जी। तो ट्रंप ने उसका फ़ायदा उठाया उस मौके का और अपने आप को उसने चैंपियन बना के अपने आप को कि मैं पीस मेकर हो गया हूँ, तो ये करवा दिया उसने। बिल्कुल ठीक तो है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ज़्यादा इस पर था कि हाउ विल ईरान रिएक्ट कैसे करेगा, लेकिन ईरान ने कुछ समझदारी का काम किया है। एक अटैक किया कतर में, लेकिन उनको पहले बता दिया कि हमारे बम आने वाले हैं, आप घबराएं मत, उनको उड़ा दें। तो उन्होंने दे वर एबल टू से कि हमने अटैक कर दिया था अमेरिका को। तो मौका उठा के अमेरिका ने सबको कहा आप बैठ जाओ आराम से, और सब इट्स अ गुड प्रोबेबिलिटी कि पीस हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। लेकिन अभी तक अगले 15-16 घंटे में अगर किसी ने भी ज़्यादा मिसाइल फायर कर दी है तो ये ख़त्म भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। नईम साहब, हमें इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी के बयान को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि कोई बाकायदा मुआहदा नहीं हुआ। अलबत्ता अगर इसराइल ने जारियत रोकी तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तनाजुर में
अमेरिकी सदर का जंगबंदी का दावा कहाँ खड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा था जब इंडिया और पाकिस्तान की हो रही थी जंग, जी उसने पहले अनाउंस कर दिया कि हम जंग बंद होने वाली है, सीजफायर हो गया है। बिल्कुल। तो बाद में फिर पीछे से इंडिया पाकिस्तान की भी डिस्कशंस हुई, उन्होंने भी एक मुआहदा कर लिया। हम्म तो ये ट्रंप का ये होता है कि सबसे पहले सबको बता के अपना क्रेडिट लेना चाहता है। हम्म अभी कंफर्म किया है कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने कि उसकी बात हुई है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से। तो जी। बिहाइंड द सीन लगता है वो मामला ठंडा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ट्रंप ठीक ने है, as लग रहा है कि usual मामला जोश में आके ठंडा हो रहा है और मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में कतर ने बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले किया, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि दोनों मुल्क जो थे ये बराह रास्त मेरे पास आए थे, अमन की बात की थी। ये जंगबंदी जो हुई है ये आखिर हुई किस तरह है, किसने किरदार अदा किया? दोनों ने, ईरान ने भी किया है और इसराइल ने भी किया। आपको बताना, इसराइल के पास जो थे एंटी मिसाइल के जो उनके इस्तेमाल करते थे ना, जी। जिस कहते थे गोल्डन डोम शील्ड करते थे कि अटैक करके तबाह कर देते थे सारे मिसाइल को, उनके पास वो सब खत्म हो गए थे। द एंटी मिसाइल आर्मामेंट दे हैड, so they also wanted to stop कि उनके पास वो they cannot protect any more missiles coming from Iran। तो वो भी रेडी थे, ईरान भी रेडी था। उनको पता था कि ना कि इसने B-2 से बम गिराए हैं, अगर हम कहेंगे नहीं गिरेंगे, ये करेंगे मजीद तबाही करेगा। उनका एयर डिफेंस खत्म हो चुका था। तो दोनों ईरान और इसराइल चाहते थे कि किसी तरह से ये फेस सेविंग हो जाए और जंग जरा छूट जाए। तो ट्रंप ने उसको मौके का फायदा उठाया और कर दिया। अच्छा नईम साहब, जब भी वॉर होती है, जब भी जंगें होती हैं, तो हमेशा फतह और नुकसान देखा जाता है। इसके साथ साथ इस लेवल की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुई है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, इस 12 दिन की जंग में कामयाबी किसे मिली और नुकसान ज़्यादा किसका हुआ, क्या कहेंगे? आई थिंक जंग की फायदा तो उसका हुआ, इसराइल का हुआ है। इसराइल स्पेशली नेतन्याहू, उसको बहुत ज़्यादा इंटरनल अपोजिशन था जो कि गाज़ा में हो रहा है, जैसे उसकी वॉर में ख़राब हो रहा है। तो इस लिहाज से अपनी जॉब को बचाने के लिए वो 20 साल से बातें कर रहा था कि ईरान को निकालना है, ईरान को निकालना है, उसको तबाह करना है। उसने मौके का फ़ायदा उठा के कर दिया। इसमें विनर नेतन्याहू निकला है। उसने ट्रंप को भी ऐसा कोर्स करके बग़ैर कांग्रेस से इजाज़त लिए बग़ैर उसको कन्विंस कर दिया कि अटैक कर लो। हालांकि नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट को कांग्रेस के पास जाना होता है और केस प्रेजेंट करना पड़ता है कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी की क्या वजह है, क्यों हम करना चाहेंगे जंग। उसने नहीं किया। तो अब सारे यूएस कांग्रेस में बात कल होगी, इसकी हियरिंग होगी कि क्यों हमने इजाजत नहीं दी थी इसको। तो नेतन्याहू इज द विनर। ही कन्विंस्ड ट्रंप टू टेक एक्शन एंड ही प्रूव्ड टू इजरायली पीपल दैट ही इज ओनली केपेबल ऑफ हिटिंग ईरान। तो एट द एंड ही विल कम आउट अहेड। प्रोफेसर साहब, अमरीकी सदर पाक भारत की तरह एक बार फिर जंगबंदी का भरपूर क्रेडिट ले रहे हैं, पीस मेकर के तौर पर खुद को सामने रख रहे हैं। आपके ख्याल में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में कमी का असल क्रेडिट तो आपने ये बता दिया कि दोनों ममालिक को ही जाता है, बड़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं ये जो जंगबंदी है ये कितनी देर पा है, कितनी पायदार होगी आने वाले दिनों में? लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं करते और बहुत नफरत भी करते हैं। तो ये टेम्परेरी सी सिचुएशन है। अब जंग शायद दोबारा ना हो, लेकिन दोनों मुल्क कोवर्टली एक दूसरे को अटैक करते रहेंगे। आई थिंक यू विल सी मोर किलिंग्स। यानी आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि प्रॉक्सी वॉर जो है वो होगी? प्रॉक्सी वॉर तो नहीं होगी, लेकिन वो टारगेटेड किलिंग और एक दूसरे को साइबर अटैक, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। जो जैसे जंगी हुई थी, जैसे हूती के साथ हुई थी या हिजबुल्लाह के साथ, वो शायद ना हो। अब जो अटैक होंगे बहुत टारगेटेड होंगे, साइबर होंगे, और जैसे डायरेक्टेड किलिंग्स होती हैं और जैसे पुतिन करता है, उस तरह की चीजें आप देखते रहेंगे। वो उसको दोनों में दोस्ती होने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नईम साहब, सदर ट्रंप ने अपने बयान में मजीद ये कहा था कि जंगबंदी के बाद दोनों अक़वाम को मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। क्या इस बयान से ये समझा जा सकता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका मुस्तकबिल करीब में ईरान पर जो आयद उन्होंने पाबंदियाँ की हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं नरमी ला सकता है या उसे ख़त्म करने का सोच सकता है? हाँ बिल्कुल, बल्कि दिस इज एग्जैक्टली जो एग्रीमेंट होगा लॉन्ग टर्म, मेरे ख्याल से ये होगा कि ईरान कहेगा कि आप सारी सैंक्शन उठा लो, हमें एडमिट कर लो और सारी ट्रेडिंग हमारे साथ शुरू करो, हमें नॉर्मल कंट्री आप की तरह आप ट्रीट करें। इन एक्सचेंज में
हम न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे, लेकिन हमारा फ्यूल हम इंपोर्ट करेंगे। तो दिल भी कोलिशन हो जाएगा 5, 6, 10 मुल्कों का, जो कि उनको फ्यूल बेचेंगे, न्यूक्लियर फ्यूल। सो दे विल बी एबल टू हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट, दे विल नॉट डू रिफाइनमेंट। तो ऐसी अगर कोई डील बन जाए तो ईरान का भी फायदा हो जाएगा इसमें, और अमेरिका का भी दिल ज़रा ठंडा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और इसराइल को भी चाहिए कि उसको समझ जाए कि ये थ्रेट रिमूव हो गई है, तो अब ज़्यादा पंगा मत करें आप ईरान के साथ। ये होने का अब चांसेस हैं। 2 हफ्ते पहले इसका चांस कोई नहीं था, अब चांस होने का हो गया, इंतकाम यानी पॉसिबिलिटी हो गई है। बिल्कुल ठीक है, पॉसिबिलिटी जो है अब हो गई है। और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर आलमी उमूर के, और डिस्कशन कर रहे थे, ये बता रहे थे कि किस तरह से जो जंगबंदी में किरदार अदा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और साथ ही साथ ईरान और इसराइल भी ऑन बोर्ड थे, दोनों ने एग्री किया और उसके बाद ही बाकायदा जंगबंदी का ऐलान किया गया। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे कि जो हमले हैं दोनों ममालिक एक दूसरे पर जारी रहेंगे। ये नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पर दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़रियाती फ़र्क भी है, और वैसे भी दोनों ममालिक के दरमियान अब बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं। लेकिन देखना ये कि ईरान पर जो सैंक्शंस आयद की गई हैं उनमें किस हद तक नरमी की जाती है। और ये जो जंगबंदी है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को पीस मेकर के तौर पर सामने रख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की वॉर में भी उन्होंने रोल प्ले किया, वो अब इस जंगबंदी को कितना पायदार, कितना मौसर और कितना देर पा बना पाते हैं। पॉजिटिव जेस्चर है मेरे हाल में। डिप्लोमेसी के थ्रू या नेगोशिएशन के थ्रू अगर आप किसी वॉर को रोक सकते हैं या सीज फायर कर सकते हैं, तो ये आपके एलाइज के लिए, आपके डिफरेंट कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर जाता है। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जिक्र करेंगे शहर कायद का, जहां पर तकरीबन 1 माह से ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिन्होंने शहर कायद को हिला कर रख दिया है और लोगों में शदीद खौफो हरास पाया जा रहा है। गुज़श्ता रात की अगर हम बात करें तो कायदाबाद, मलीर और मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर था और गहराई 8 किलोमीटर थी। हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ एक दिन पहले भी इन्हीं इलाकों में 3.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसकी गहराई 50 किलोमीटर और मरकज़ DHA सिटी से शुमाल की जानिब 5 किलोमीटर के फासले पर था। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 जून से अब तक कराची में 57 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अगरचे इन झटकों की शिद्दत ज़्यादा नहीं, मगर इनकी तसलसल ने माहिरीन अर्जियात और शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक इस तमाम सिलसिले की बुनियाद लांडी फॉल्ट लाइन का मुतहर्रिक होना है। अब सवाल ये है, क्या ये फॉल्ट लाइन किसी बड़ी अर्जियाती तब्दीली की पेश खैमा है, और क्या कराची मुस्तकबिल करीब में किसी बड़े ज़लज़ले की जद में आ सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर साहब। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अमीर हैदर साहब, ये बताइएगा कि 1 जून से अब तक कराची में 57 ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये सूरत हाल आप क्या समझ रहे हैं, कितनी गैर मामूली है? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये काफ़ी अरसे के बाद एक्टिव हुई है, यानी ये जो फॉल्ट लाइन है। तो पहले क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती थी, अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स नहीं चेक किए जाते थे, माजी में भी ये आते रहे। 2009 में भी मुसलसल 3 महीने यहाँ अर्थक्वेक आते रहे। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये खतरनाक, तो ये अभी तक कोई भी खतरनाक अर्थक्वेक नहीं आया है। अल्लाह का शुक्र है, कराची की जो सिस्मिसिटी है लो प्रोफाइल है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा हैदर साहब, इस हवाले से बताइएगा कि अभी जो लोगों का रिस्पांस है इस वक्त कराची के शहरियों में शदीद खौफो हरास पाया जा रहा है। क्या इन मामूली ज़लज़ले के तसलसल से किसी बड़ी ज़लज़ले का ख़तरा हम समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कि बड़े ज़लज़ले की इलामात आ रही हैं? ऐसा हो सकता है? देखिए, माजी में ऐसा कोई कहानी नहीं है और अर्थक्वेक की कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। लेकिन माजी में कोई हमारा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है। जहाँ तक बात है कि आज तक कराची में जो एवर सेंचुरीज में रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है वो भी 5.6 है। सेंचुरी ईयर्स मींस लास्ट 10 डिकेड्स आप बात कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा तारीख तो ये बताती है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। रहा जहाँ तक बात ये है कि
खौफ व हरास, देखिए हमसे ज़्यादा अर्थक्वेक अभी इस्लामाबाद में आते हैं, अभी भी जो है वो हमसे ज़्यादा एक्टिव होता है और फिल्टर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। जी। क्या इससे इस्लामाबाद या मुजफ्फराबाद या उसके इलाकों के लोगों ने घर छोड़ दिए हैं, या ये सवाल है मेरा। जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अमीर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पूरी सेंचुरी को अगर देखा जाए तो रेक्टर स्केल पर कभी 6 के हिस्से को भी टच नहीं किया ज़लज़ले ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा न खास्ता कभी ऐसी सूरत हाल पेश भी ना आए। लेकिन गुज़श्ता रात के ज़लज़ले की अगर हम बात करें तो उसकी जो गहराई थी वो बड़ी कम थी। क्या ये तशवीशनाक बात है और इसमें कोई परेशानी की बात है? और ये भी बता दीजिएगा कि ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता? देखिए बात ये है कि ये फॉल्ट लाइन है, ये हमारे पैदा होने से पहले की है और ये हमारे शायद जाने के बाद भी रहेगी। तो ये कहना कि ये सिलसिला कब तक रहेगा, ये तो वक्तन वक्तन एक्टिव होती रहेगी। जी, जहाँ तक बात ये है कि आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये था कि अगर हम बात करें कि जिस तरह से आपने कहा कि कभी भी रेक्टर स्केल पर जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो 6 के हिस्से को टच नहीं की, जो कि बड़ी अच्छी बात है और खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश भी ना आए, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन कल रात वाले ज़लज़ले की गहराई बहुत कम थी। क्या ये तशवीशनाक बात है, परेशान होने वाली बात है ये? नहीं, देखिए यहाँ लो सिस्मिसिटी प्रोफाइल है, कोई भी जो है ना अर्थक्वेक वो कम यानी कोई भी जो है वो डीप अर्थक्वेक नहीं आए हैं, यहाँ पर हमेशा शैलो अर्थक्वेक आए हैं और ये यहाँ पर जो सिस्मिसिटी है वो 10 to 33 किलोमीटर डीप जो है वो अर्थक्वेक, जिसको हम शैलो अर्थक्वेक कहते हैं, ये कोई भी डीप अर्थक्वेक नहीं है। और कल कौन से मैग्नीट्यूड की आप बात कर रहे हैं, जो आया है वो 30 किलोमीटर डीप है। 30 किलोमीटर आप समझते हैं डीप डेप्थ कितनी दूर होगी? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अमीर हैदर साहब आपके वक्त का, और आप जो है वो बता रहे थे कि सूरत हाल जो है वो परेशान को नहीं है और शहरियों को बिल्कुल खौफ व हराला होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर हम कराची में देखें तो जिस तरह से बिल्डिंग बायलॉस की खिलाफ वर्जी करके जो बड़ी बड़ी इमारतें, बुलंदो बाला इमारतें तामीर की जाती हैं, मंजूरी जो है वो 1-2 फ्लोर्स की ली जाती है, लेकिन उस पर 7-8 फ्लोर जो है वो बना दिए जाते हैं और फिर इस तरह के हादसा हमने देखे हैं तवातुर के साथ कि ये बिल्डिंग जमीन बोस हो जाती है ना। उन लोगों को खौफ और राज उनका होना बेहतर है और ज़रूरी भी है। जारी बात, आपने गैर कानूनी काम किया है और 2 बिल्डिंग्स की इजाज़त लेके बहुत सारी ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट कर दी है, लेकिन जैसे कि उनका कहना था कि पॉजिटिव है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, आराम से अपने घर पे लीजिए रहिए। और अभी लेते नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। गर्मियों की तपती दोपहरें हों या फिर बोझल शामें, सरदाई का एक ठंडा ठार ग्लास पीते ही जो ठंडक और सरूर हासिल होता है उसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। खशखास, बादाम, सौंफ, गुलाब और कुदरती अज्जा से तैयार होने वाला ये कदीम मशरूब ना सिर्फ जिस्म को अंदरूनी ठंडक फराहम करता है बल्कि दिमाग को भी फरहत बख्शता है। सरदाई का तस्करा बरे-सगीर की रवायात में सदियों से होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जदीद साइंसी तहकीक ने भी इसकी अफादियत को तस्लीम कर लिया है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाये होने वाली एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक बादाम और खशखाश जैसे अज्जा पर मुश्तमिल मशरूबात जिस्म में हीट स्ट्रोक से बचाव, जहनी तनाव में कमी और नींद के मयार में बेहतरी लाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ सरदाई की अफादियत आपको जुबानी नहीं बताएंगे, बल्कि आज हमारे स्टूडियो के अंदर पी के दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बनाना भी तो जरूरी है ना। लाइव जनाब स्टूडियो में हम आपको सरदाई बना के दिखाएंगे और ये बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट और हम सबकी बहुत पसंदीदा नईमा आपा। तो आपा वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सारा साजो सामान तैयार है, आज लगता है बड़ी बेहतरीन सरदाई बनने वाली है। और आपने कलर भी बहुत प्यारा पहना है, मैचिंग फ्लावर्स के साथ। आपके साथ भी मैचिंग है, इसके साथ भी मैचिंग है। ट्रेनिंग कर लिया आप लोगों को मेरा ख्याल है पता था कि सरदाई में गुलाब पड़ना है। हमने बस हमें पता था किया, बिल्कुल डिसाइड किया। आज हम भी हंस रहे हैं, खुश है ना, सरदाई बन रही है। आप बस गुलाब अपने कलर जो है वो लेकर आए, मैं गुलाब लहजा लेके आया हूँ। आपका लहजा है ही गुलाब। मेरे ख्याल में आपा के पास ही चलते हैं और देखते हैं आपा क्या बना और कैसे बनाएंगे, ताकि हम भी फौरन सीख लें ना। बिल्कुल, आपने हेल्प भी करवानी है कुछ, कुछ आप भी कर लिया करें, आपके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। इतनी अच्छी बातें करता है, एंटरटेन करता है। नाइस कवर आप। इतनी अच्छी। अच्छा, सरदाई की तारीफ तो आप लोगों ने बयान कर दी है, ठीक है। आप लोगों ने ये भी बता दिया है कि क्या क्या चीजें डली, मिकदार में बता देती हूँ, ठीक है।
अगर आप लोगों ने बनानी है 4 गिलास सरदाई, तो उसके अंदर 2 चम्मच जो है ये वाले टीस्पून या 1 टेबल स्पून आप कह सकते हैं कि भर के जाएंगे 2 इसके खशखाश के। ठीक है, 2 खशखाश हाँ, के। और इसके अंदर जाएंगी 4 इलायची, इलायची, बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, और 1 चम्मच जाएगा सौंफ, 4 गिलास के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और तकरीबन 15 से 20 बादाम थोड़े से ज्यादा रखें। ज्यादा हाँ जी। डालेंगे, ओके। और फिर 4 मगज, काली मिर्च, काली मिर्च के तकरीबन 4 गिलास के लिए 12 से 16 दाने इनफ। 1 गिलास के लिए 4 दाने आप कर लें। अच्छा, मैं मीठे के लिए इसके अंदर डालती हूँ मिश्री। लोग चीनी डालते हैं, लेकिन मैं मिश्री डालती हूँ। ठीक है, जबरदस्त। हाँ जी, ये मैंने सारी चीजें, और आखिर में आप चाहें तो अर्के गुलाब भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं ये कि फ्रेश गुलाब डालती हूँ, वो ज्यादा खूबसूरत भी लगता है और पीने में हाँ जी रिफ्रेशिंग भी होता है। अच्छा, आप मुझे इलायची खोल के डालेंगे या ऐसे? नहीं, ये अच्छा मैं बता दूं, सॉरी, ये और साथ में जाएगा ये 4 गिलास के लिए 1 लीटर दूध। 1 लीटर, हाँ, ठीक। इलायची खोल के ये देखें, ये अच्छा मौसम के मुताबिक आप लोगों ने डायरेक्ट ये यूं नहीं करना, मैं इसको रात भर पानी में सोक करती। इसकी तासीर जो होती है वो मजीद ठंडी हो जाती है। ये सुन्नत भी है। ये ड्राई फ्रूट को आप भिगो के खाते हैं, इसको नबीज कहते हैं। सही। हाँ, इसको ये सुन्नत भी है। तासीर ठंडी उसकी हो जाती तासीर है। मजीद ठंडी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों का मशरूब है ये। ठीक है, जैसे गर्मी आती जगह जगह आप लोग थैले देखते हैं, लेकिन आज हमारा जो मकसद है वो ये है कि आप लोग घर में साफ सुथरी अपनी आंखों के सामने सारी चीजें, क्योंकि ये देखें स्पेशल मैं यूं लेके आई थी, ये रेत इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इसको कैसे हम हाँ, इसको फिल्टर करेंगे? इसको फिल्टर ऐसे करते, पानी में डालेंगे ना, जैसे ये ऊपर आ जाती है, इसको स्ट्रेन करें, नीचे सारी रेत बैठ जाती अच्छा, है। वो खुद ही बैठ हाँ, जाएगी, अपने ठीक सामने है। तसल्ली से। फिर इलायचियाँ जो ये खोल के डालते हैं, इलायची खराब हो, कोई भी चीज़ आपको कह सकते हैं कि बाजार से डायरेक्ट ली हुई, उन्होंने पता नहीं सफाई की है कि नहीं की। मैं तो एक ही बात करती, बैक टू नेचर, अपने घर पे आके बनाओ सब कुछ। तो ये देखें, ये मैंने पानी में इसको सोक करके रात भर रखा हुआ है। अब इसको बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। इस पानी के समेत ही इलायची का मुंह खोल के खुशबू आई है ना, रिफ्रेशिंग ठंडी ठंडी। इसके अंदर काली मिर्ची, जो जो चीजें मैंने बताई है, ये 4 गिलास का है। इसको सूंघ के देखो, आपको एकदम से आएगी, आप भी महसूस हो जाओ इससे। वाह, मैं तो बड़ा लुत्फानंदोज हुआ हूँ। हाँ, मैं अच्छा। तो चूंकि पीने वाला भी हूँ सरदाई, अखाड़े तो हम जा नहीं सकते। अखाड़े तो जा रही तो ये है है। कि जनाब ये जो बाहर ठेले लगे होते हैं, हम उनसे ही जो है वो पी के उनसे गुजारा कर असल लेते हैं, में लेकिन हमें वो वाला मजा नहीं आज आता के बाद आप सरदाई। घर में बना के आराम घर से में ज़ैद बना पी के, आपने सकते पता है हैं। क्या ठीक अखाड़े है, मैं की कोटा लगाने वाली भी अखाड़े की बना खूबसूरती, सकता हूँ वैसे। अखाड़े की खूबसूरती जो है ना, वो तो पहलवानों से है ना। वो तो ठीक जरूरी है ना? जी, हाँ। उनकी ट्रेनिंग का लाजमी हिस्सा। अच्छा, ये देखिए अब डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान। ठीक है जी। उनकी तो ये खास खुराक है, इसी के अंदर से हम लेके डाल लेंगे। ये इसका जो पानी है ना, ये भी इसके अंदर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि जो सरदाई बनती है ना उसमें गोटा लगा के, उसमें और इसमें क्या फर्क क्या है? फर्क आता है ये अहम क्वेश्चन है। और ये भी बड़ी बात होती है कि वो मिट्टी के बर्तन में हाँ, बन क्योंकि रही बहुत होती सारे है। लोग कहते हैं जो हम सील पे चटनी बनाते हैं उसका टेस्ट अलग और होता है, फ्लेवर हाँ। और है, तासीर और है। ये जो आप इसका- मशीन में बनाते हो उसकी तासीर और है। हाँ, तो ये क्या मैं साथ फर्क में है? बताती हूँ। पहले ये ग्राइंडर चलेगा ना, ठीक है। आवाज नहीं जी। आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये देखिए, ये चल रहा है, ये सही पीस रही है अब। और वही उसका कलर जो है ना, वो कलर निकलता है सेम कलर आएगा, उसी तरीके से कलर आएगा, बिल्कुल। अच्छा, करना ये, इस आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज इसमें ना ये है कि मैं आप लोगों को साथ में बता दूं कि मशीन के चलने से कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ें गर्म हो जाती हैं, गर्म हो जाती इसलिए मैंने ना रात भर सोक करके रखा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। ठीक है ना, तो इसमें मैं कोई ये तो नहीं है कि 15-20 मिनट चलाऊंगी, अभी 2 से 3 मिनट। ये देखो शक्ल आ गई है इसकी, अच्छा। शक्ल आ गई। तो ये अगर आप इसको सोक करेंगे ना पानी में, हाँ। पानी में जब सोक करेंगे तो फिर ये होगा कि इसकी ये पहले से सॉफ्ट हो चुकी होंगी, और आपने फटाफट जो है ये देखो वो सेम शक्ल आ गई कितनी देर में, सॉफ्ट भी हो जाएगी, Soft इजीली भी होगी। ग्राइंड हो जाएगी, तासीर में तासीर में फर्क, हाँ, तो आपा तासीर ये में। जो बाहर मट्टी के बर्तनों में बनाई जा रही होती है, जो हम ये। देखते हैं कि बनती है अमूमन, रिवायती, हाँ, तो वहाँ ये भी गोटे- मकसद यही होता है कि मट्टी के बर्तन में तासीर ठंडी हो। तासीर ठंडी हो। बिल्कुल वो ठीक है। ये कि डायरेक्ट डाल रहे होते हैं ना बादाम, वो जी। डायरेक्ट डाल रहे होते हैं। मैंने सोक किया सोक कर दिया हमने है। घर में कैसे बनाना। देखिए, अभी आप लोगों को मशीनी दौर है, ठीक है। आप लोगों को मैंने ना रिपीट कर, ये है कि आदत पे डालना है कि आप लोग गोटे वाला ना करेंगे और ना पिएंगे, फिर जाके बाहर ही खड़े कि होंगे। वो तो इनकार वाली बात ही है वो ना, तो इनकार ना वाली पीने वाली बात है। Exactly. इतना वक्त ही नहीं है लोगों को। इतना वक्त ही नहीं। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। अच्छा, ये अब एक और क्वेश्चन आता है कि कौन अफराद है जो इसको नहीं पी सकते हैं।
अब ना पीने वालों में से वो हैं कि इसको जिस तरह हम छानते हैं ना, स्टेन करते जी। हैं अच्छे तरीके से, इसमें दूध बाद में शामिल किया जाएगा? दूध अगर इसमें करती मैं, उसमें तो कर लेते हैं ना डायरेक्ट, अगर जी। इसमें करती तो इसमें ग्राइंडर की जग ने ऊपर से उबल के बाहर आ जाना अच्छा। था। जी, समझ आ गई? बिल्कुल ठीक। अब ये दूध है, दूध के अंदर मैंने मिश्री डाली हुई है, ठीक है। बिल्कुल इसके ठीक अंदर है। थोड़ी सी मिश्री डाली थी, रात भर मैंने दूध जब गर्म किया तो उसके अंदर मिश्री डाल मिश्री दी, डाल दी, बिल्कुल मिश्री ठीक डाल है। दी थी, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें, ये आराम से जबरदस्त। बड़ा खालिस दूध लग रहा है, कोई निकल हाँ, के ये वक्त निकालो। ले रहा है हाँ, वहाँ मैं बॉटल से। ये मैंने ना पता है क्या बर्फ से बचाया है ना, खालिस आप लोगों को, आज सरदाई की दावत है ना, तो इसलिए आज मैं दावत सरदाई है। दावत सरदाई है आज, तो इसलिए मैं आज खालिस दूध लेके आई। आज आप देखिए नजफ खुशी खुशी आपका हाथ बटा रही हाँ, है, क्योंकि नहीं, पता है नजफ कि at the end जो है ना, बटाती बड़ा है। अच्छा नजफ टेस्ट मिलने वाला हमेशा है। खुशी 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 हाथ बटाती। देखो सरदाई की सेम शक्ल आ गई है ना, इसको प्रेस कर दो, ठीक है। ये सरदाई की सेम शक्ल आ गई है, इसको हम करते बिल्कुल रहेंगे। ठीक अभी है। मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, ठीक है। ये निकलता रहेगा इसके अंदर से, ठीक है। अच्छा, इसके आप ऊपर हाँ अभी अब बात करी थी कि किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, किन मतलब लोगों जो को- और वेट गेन से बच्चों के बचना हवाले चाहते से भी हैं, बताएं। हाँ, किन वो लोगों ये को पी नहीं सकते पीना- सॉरी, जो ये चाहते हैं कि उनका वजन ना बढ़े और वो बच जाएं, मोटापे से बचे रहें, तो वो ये पी सकते हैं या बिल्कुल नहीं? पी इसका सकते कोई हैं। ताल्लुक है मोटापे से? नहीं, मोटापे से ताल्लुक उस चीज का होता है कि कोई भी चीज एतदाल में रह की खाई जाए या पी जाए तो ना वो जबरदस्त। मोटा होता है ना वो पतला होता है, वो आपकी पूरी इमारत को ना हर जी। चीज की जरूरत मैं है। यही बात इस कहने बॉडी वाली को थी हर चीज कि की आपा जरूरत हर है। चीज आपको खानी चाहिए, हर हमेशा चीज खानी मोटे चाहिए। पतले में मत फंसिए, बस अपना पोर्शन देख लीजिए अपना कि आपको पोर्शन कितना देखें। खाना है, आज भी आप ज्यादा आपने नहीं खाना। रदीफ काफी बिल्कुल मिला ही ठीक। दिया घोटा और मोटा करके। घोटा और मोटा। मैं अच्छा बता- आपा मुझे बच्चों के हवाले से भी हाँ, बताइए, मैं किस बच्चा- उम्र का बच्चा पी सकता है और किस तरह, यही वाली सरदाई है उसमें कुछ चेंज अच्छा, ये देखें। सकेगा? अच्छा, पहले आप इसको देख लें, गुलाब भी शामिल हो गए हैं। वाह अरे वाह वाह, वाह, खूबसूरत ये तो अब भी लग रही देखने है, में इतनी खूबसूरत लग रही है, देखने में देखें। तो जायका तो इसका क्या वैसे ही बात। कमाल फोकस हो कर गया। लेना। अब देखो कैमरामैन इसको थोड़ा कह रहे हैं। सा हाँ, फोकस इसको करवा फोकस करो। देते हैं, ये इस देखें, तरह खूबसूरत है, इतनी पीने में मजे की होगी ये। जबरदस्त। क्या बात। अच्छा, जिस उम्र के अफराद नहीं पी सकते, हर उम्र के अफराद पी सकते हैं इसको। जिनको परहेज करना चाहिए वो अथराइटिस वाले, ठीक है, जिनको Arthritis जॉइंट्स वाले, हाँ जी, ठीक है। और बहुत ठंडी सरदाई ना पिए, बहुत ठीक है, ठंडी। नॉर्मल टेम्परेचर की सरदाई उनको पीनी चाहिए। और फिर ये है कि जिस उम्र से स्टार्ट करनी, वो 2 साल 1.5 साल की उम्र से बच्चा जब भागना शुरू कर देता है तो आप उसको फिर तकरीबन गिलास का चौथा हिस्सा स्टार्ट करवा दें। और यही लेकिन चीजें होंगी। ये एज इट इज, ठीक कोई है, मसला नहीं, ठीक सोख है। करके आप कर सकते हैं। ओके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो उससे छोटे बच्चे वो क्या ले, उनकी आज एक खास सरदाई लेके आई जो 1 साल तक के बच्चे, 4 वाह, महीने, उनके लिए भी साल। सहूलत पैदा कर दी हाँ, आपने। उनके वाह। लिए भी साल सहूलत। ये बड़ी का बात है। बच्चा भी सरदाई पी सकता है, लेकिन 6 उसके हाँ। इंग्रेडिएंट्स और होंगे। अच्छा, उसके इंग्रेडिएंट ठीक में है। ये पत्थर होगा, ठीक है, ओके। मेन है, ठीक है, और उसके ऊपर होगी ये बादाम की, देसी बादाम और की ये आपने गिरी। सोक किया हुआ है, हाँ, उनके लिए ये मैंने सोक एहतमाम ही और किया है। है, तमाम ही और है। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह घसाएंगे, देखो वाइट वाइट आना शुरू हो गया है, बिल्कुल। ठीक है, छोटे बच्चों को। और साथ में हम इसके एक ग्लैक्सोस डी आता था ना, वो मिला लें। हमारी नानी, हमारी अम्मी तो वो मिलाती थी, लेकिन मैं अक्सर मिश्री को प्रेफर करती हूँ कि आप मिश्री मिला के ना मिश्री। बच्चों को चिटाएं, उनका दिमाग तेज होगा, उनका जहन अच्छा वो होगा। निकल रहा है उसका जूस हाँ, ये देखो, लिक्विड ये सा, देखिए। सीरम सा निकल रहा है ये बादाम का। मेरे बच्चों को मेरी अम्मी ने दिया हुआ है। आगे ये है कि मैंने भी अपनी छोटी बेटी को दिया हुआ है इस तरीके से। देखिए घसा के, ये देखिए, ये छोटे 1 साल तक के, 6 महीने से स्टार्ट कर देते, 1 साल तक के बच्चों की ये सरदाई है। और ये जबरदस्त। इतनी जबरदस्त है कि आपके बच्चों की आईसाइट, उनका दिमाग, उनके पट्टे जो होते हैं ना मजबूत, बड़े होके तो ये ले लेते हैं ना चीजें, सारी चीजें खाते हैं, लेकिन लेते हैं। छोटे बच्चों को ये और ये देखिए। आपने वैसे भी एक बड़ा अच्छा तरीका बता दिया कि छोटे बच्चों को बादाम जो है वो किस तरह से खिलाया जा सकता है। छोटे बच्चों ये भी को बहुत बादाम बड़ा किस एक जो है ना तरीके से फोकाज सही निकला है है। सामने। और ये साइंसी देखें। तहकीकात ये भी कहती हैं कि जब बच्चा 5 साल की उम्र तक मेंटली और ये ले। फिजिकली समहाउ ग्रो ये कर देखें। चुका होता है, छोटे बच्चों की तो- सरदाई उनको चटा दें, चटा दें उनको बिल्कुल पिलाएं नहीं, ठीक है। उनको दिमाग चटा दें। तेज होगा, हाँ। मजीद आपसे सवालात पूछेगा वो बच्चा, अब मजीद और आपको सवालात पूछेगा। मजीद जो है एंगेज करेगा। लेकिन बहुत सारी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज हैं जिसके साथ आप बच्चों को लेकर जा सकते अच्छा हैं। जी, अब क्या बात है। पहले ज़हर, आपका वक्त आ गिलास भर गया के दूंगी, अब डन। अच्छा, मैं इसको ट्राई करता हूँ। आप इसको ट्राई करें, इसका मीठा मीठा वाह वाह, बहुत जबरदस्त, है ना, बिल्कुल बहुत कमाल। और same। मेरा ख्याल है मैं Same वैसे वही taste सरदाई है। की तलाश में रहता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी सरदाई मैंने, यानी आप समझ लें कुछ सालों के दौरान नहीं पी होगी। मैं बता, ये सेम वही टेस्ट आएगा, वही फ्लेवर आएगा, बहुत उसी जबरदस्त, तरीके बहुत से। फरत बख्श। और सौंफ जो है वो बड़ी Refreshing। बैलेंस है, काली मिर्च जो है बहुत खूब, उसका बहुत टेस्ट भी खूब। बहुत बैलेंस है इसके सबसे अंदर। अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी है, वो ये कि आपने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दूध सूट नहीं करता, हमें बादी करता है, हमें ये बादी के स्वेलिंग लिए हो जाती है। swelling हो जाती तो ये है। जो काली मिर्च है ये टोटका है,
दूध के अंदर उबाल के पी लें, और इन्होंने तो ग्राइंड की है तो खत्म हो जाएगी खत्म दूध हो की जाएगी। आबादीपन सारा। अच्छा, बरसात जैसे अब आ रही है, बरसात का अभी आपकी खबरें सुन रही थी कि स्पेल आ रहा है बारिशों का, ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने एक थोड़ी सी चेंजिंग करनी है सरदाई के अंदर। वो ये करनी है कि काली मिर्च की जगह आपने सफेद मिर्च लेनी है ओके। और साथ में थोड़ा सा जीरा डालना है, जीरा और सफेद मिर्च ठीक थोड़ा है। सा जीरा डालना है, मतलब मीन्स के जीरा अगर आप ये ले रहे हैं 2 चम्मच हर चीज, तो ये चौथाई चम्मच, ओके, सिर्फ 2 चीजों का चेंज करना। उससे बाई बादी आपको खुदा ना खासा बरसात में अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है, ठीक है, इधर एलर्जी हो जाती है जी, बिल्कुल नहीं होगी। आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, यानी स्किन थ्रू अच्छी आउट द रहेगी। समर आप सरदाई पी Throughout, सकते हैं, थोड़ी सी throughout तब्दीली the करके। हमारे यहाँ तो summer, वैसे भी 8-9 महीने गर्मी रहती अब है। आप उज़ैर बाहर से नहीं पियेंगे, घर जाके घर खुद में बना के देखिए मैं आराम आज ही से सामान लाऊंगा और मैं जो है ना और रख लूंगा। नहीं, वे- बाहर से आप सोचे कितना Determined। डिटर्मिनेशन, हाँ, क्या बात है, यही चाहिए। दूसरा ये देखिए कि जी। आप बाहर से कितना महंगा गिलास पीते हैं, बेशक वो गिलास ठीक, अभी जी। ये दूध अभी Full बाकी है, quantity ठीक में है, है। ये आराम से ये कहने को 4 गिलास है, लेकिन ये 7 गिलास सरदाई हाइजीन जो का है भी बन के इशू नहीं है, hygiene का आप issue अपने नहीं है। किचन में बना रहे हैं, क्वांटिटी का इशू नहीं है, जितनी मर्जी पी सकते बना हैं, के ज्यादा रख सकते हैं प्राइस आप का 1-2 इशू दिन नहीं है। के तो लिए। ये अब आप अपने घर में ट्राई कीजिए, हमें सोशल मीडिया पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये उम्मीद है हमारा सेगमेंट हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छा लगता है, आज का भी अच्छा लगेगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, सेहत अल्लाह की नेमत है और हम में से हर कोई चाहता है कि उसकी हड्डियां मजबूत, जिस्म मुतहर्रिक, जिंदगी फाल रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ कैल्शियम और विटामिन की गोलियां खाकर हम में से कुछ लोग ये सब हासिल कर सकते हैं? आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर दूसरा शख्स खुद साख्ता डॉक्टर बनकर मशवरे बांट रहा है, वहीं बगैर किसी तबी मशवरे के सप्लीमेंट्स लेना एक आम आदत बनती जा रही है। कभी किसी दोस्त के मशवरे पर, उसकी बात सुनकर, कभी कोई यूट्यूब वीडियो देखकर हम खुद ही फैसला कर लेते हैं कि अब से रोजाना एक ये गोली जरूर खानी है। अच्छा, इसके अलावा सुनी सुनाई बातों के अलावा ना हम हाँ। अगर किसी ने डॉक्टर ने रेकमेंड कर दी है किसी एक शख्स को, तो वो सवाब की नीयत से अगलों को बता रहा होता है कि आप भी खा लें, मुझे हो डॉक्टर ने सकता है दी आपकी थी, बॉडी केमिस्ट्री मुझे और बड़ा उसकी फर्क पड़ा। तो और, जनाब एक ताज़ा definitely। तहकीक ये बताती है कि पाकिस्तान में तकरीबन 78% अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। लेकिन इसी तहकीक में ये भी बताया गया है कि बगैर ज़रूरत सप्लीमेंट्स लेने वाले अफराद को मुख्तलिफ किस्म के दीगर अमराज का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आज के सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई हर किसी को कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां लेनी चाहिए, और इन टैबलेट्स के फायदे और मुमकिन खतरात क्या हो सकते हैं एक आम आदमी के लिए, और डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और जितने भी यूट्यूब पे या आप दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर देखते हैं, उनकी बातों का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े मुस्तनद मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के मरीजों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और हम देख रहे होते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए ख़वातीन में तो सूरत हाल बहुत ख़राब है। हम बहुत ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कुछ न्यूट्रिशनिस्ट तो ये भी कहते हैं, अब ज़रा थोड़ा सा शऊर आना शुरू हुआ है, तो वो कहते हैं कि विटामिन सी की जो आप गोलियाँ ले रहे हैं ये तो सफ़ेद चूना है, इसका फ़ायदा ही कुछ नहीं है। ये बताइएगा कि हमारी सेहत के लिए इनका इस्तेमाल किस हद तक ज़रूरी है और किस हद तक नहीं? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। जहाँ तक कैल्शियम और विटामिन डी की बात है ना, हमारा जो जिस्म है, जिस तरह कोई भी गाड़ी है, इंसानी जिस्म उस गाड़ी की तरह है, उसमें 2 मेन चीज़ें हैं, एक उसका स्ट्रक्चर है और दूसरा उसका फंक्शन है। इन दोनों चीज़ों को बरकरार रखने के लिए इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने बहुत से विटामिन्स रखे हैं, मिनरल्स रखे हैं। उन्हीं में से एक कैल्शियम है और एक विटामिन डी है। अब इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि ये हमारे पूरे जिस्म में जो हमारा ढांचा है, हड्डियाँ जिसे हम कहते हैं, और जो दांत हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। सही। कैल्शियम जो है वो 99% आपकी हड्डियों में और आपके दांतों में है, और विटामिन डी इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। सो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ हैं। अब सही। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेकर इंसान के आखिरी टाइम तक उसको हर रोज़ कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल की बात करूंगा। नॉर्मल जो कैल्शियम है वो आपको 1000 से 1200-1300 तक की इसकी ज़रूरत होती है, और जो विटामिन डी है वो तकरीबन 600 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट्स तक रोज़ाना हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। अब क्या हमारे जिस्म को इनका फ़ायदा है या नहीं, तो इस बात का तो जवाब यह है कि जी हाँ, हमें फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हमारे बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जो इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई एक फंक्शन भी बाज़-औक़ात हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है जिसमें विटामिन डी का रोल नहीं है। जैसे आमतौर पे लोग समझते हैं कि जी ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जो है आपका, वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा। क़ुव्वत मुदाफ़त जिसको हम कहते हैं।
विटामिन डी आपके स्किन के लिए बहुत जरूरी लेकिन है, डॉक्टर आपके साहब बड़ी बालों के लिए अहम बहुत बात जरूरी आपने है। बताई कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। हम इंटरलिंक अमूमन है। देखते हैं हाँ, कि दोनों। डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं ना तो वो हमेशा आपको कहेंगे कि आप D3 लेना शुरू कर दें या विटामिन डी लेना शुरू कर दें। खवातीन को ये लगता है कि शायद वो कैल्शियम की बात कर रहे हैं। बेसिकली विटामिन D3 का या डी का कोई और सोर्स है हमारे पास एज अ देखिए, फूड? कोई भी चीज जो हम लेते हैं, विटामिन डी है और कैल्शियम है, जी। सोर्स दोनों जगह है। फूड सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब हम में से बहुत सारे लोगों की अक्सरियत जो है वो बनी बनाई चीज़ों पे शिफ्ट हो गई है ना, क्योंकि हमारी खुराक उस तरह से रही नहीं या हमने उसको रखा नहीं, ठीक। तो अब हम शिफ्ट हो गए हैं कैप्सूल्स की तरफ और गोलियों की तरफ। अदरवाइज सबसे बड़ा सोर्स हमारी डाइट है, सबसे बड़ा सोर्स। जैसे जो कैल्शियम है उसका बहुत बड़ा सोर्स दूध है और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। यस। पनीर है, दही है, ये उसका बहुत बड़ा सोर्स है। फिर जो विटामिन डी है उसका तो कुदरती तौर पे इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, जो सूरज की रोशनी है, 10 से 15 मिनट आप इसमें खड़े हों तो ये आपका ठीक। एक दिन की डोज जो है वो तकरीबन पूरी हो जाती है। सही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में उतनी ज़्यादा सनशाइन नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कॉन्शियस होते हैं कि हमारी स्किन कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, लोग बाहर जाते नहीं हैं। फिर हमारे यहाँ बाज़ जगह ऐसी नहीं है वहाँ पे सूरज की और रोशनी, डॉक्टर साहब ये भी इस बता दें वजह कि से ये कहा इसकी जाता कमी है होती कि है। अर्ली मॉर्निंग की जो धूप है वो आपको लेनी चाहिए या जब सूरज गरूब हो रहा हो, ये बातें ठीक? देखें, इस पे कोई खास रिसर्च तो है नहीं, लेकिन ये है कि बहरहाल सुबह के टाइम की जो रोशनी लेकिन है वो कहते हैं ना ज़्यादा- सुबह के टाइम जरा हल्की होती है, वो कहते हैं शाम जरा में भी टाइम हल्की लोग कहते हैं कहते उसमें यूवी रेज भी कम होती हैं हाँ, जरा। रंगत जो है वो जी। आपकी इतनी ज्यादा खराब नहीं होती है उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम complexion के देखते हैं हवाले कि ये जो कैल्शियम की कमी है, ये जो विटामिन डी की कमी है, कुछ लोग फिर इतनी ज़्यादा टैबलेट्स ले लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर इन चीज़ों की ज़्यादती कर लेते हैं। ये जब ज़्यादती हो जाती है इन चीज़ों की, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर हो जाए, तो ये क्या नुकसान करती है? किन किन ऑर्गन्स को ये नुकसान पहुंचाती सबसे पहले है? तो किडनी आपकी चीखें मारेगी, मुझे लगता मैं है। इससे पहले हाँ। ना, आपने शुरू में एक बात की थी कि सोशल मीडिया पे बाज लोग कह रहे हैं कि जी ये कैल्शियम जो है ये सफेद गोलियां- चूना है। सफेद जी, चूना है। जी, मैं जी। इस पे बात करना चाहता हूँ। दरअसल कैल्शियम जो है वो कुदरती तौर पर एज ए कैल्शियम एग्जिस्ट नहीं करता, वो कुछ ठीक है। किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे जो गोलियां हम लेते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की हैं। पहली बात तो ये है कि हर वो खातून जो हामला है, हर वो छोटा बच्चा जिसकी ग्रोथ हो रही है, उन लोगों को कैल्शियम आम बंदे की निस्बत ज्यादा चाहिए। ये बात तो तय हो गई। उसके बिल्कुल। बाद ये है कि अब हमने उसको पूरा कैसे करना है। आप खुराक से नहीं पूरा कर रहे तो जाहिर है आपने गोलियों से करना है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म में कैल्शियम पाया जाता है। दरअसल ये वही चीज है जिसमें हम ये दीवारों पे कली करते हैं और चूना होता है। इसमें किसी ने कह दिया कि जी ये वो चूना खिलाया जाता है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उससे वो पट्ठों में जाके जज्ब हो जाता जी। है और उससे पट्ठे सख्त हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कम हो गई है। भाई ऐसा नहीं कोई है। की क्या कैल्शियम sense कार्बोनेट है? No जब आप मुंह के रास्ते लेते हैं, जी। खुराक की नाली में जाता है, उसके बाद मैदे में चला जाता है, उसमें से इंसानी जिस्म जो है वो कैल्शियम को अलग कर देता है और कार्बोनेट को अलग कर देता है। कार्बोनेट जो है वो आपके जिस्म से खारिज हो जाता है, वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनता। जी। सो प्लीज जब भी आप सोशल मीडिया देखें, यूट्यूब फेसबुक देखें, उसके साथ ही गूगल भी होता जी। है, उस पे जाएं, उस पे लिखें और आपको वही चीज मिल जाएगी। डॉक्टर साहब ये सो ये वो चूना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लेते हम उस फॉर्म में है, लेकिन हमारा स्टमक उस तरह से काम नहीं करता जिस आपको तरह से समझ दीवारें आना काम चाहिए, करती हैं, बिल्कुल। या मिस्त्री काम कर रहे हैं कि वो इधर से इसलिए- चूना उठाया और इसलिए मैंने पट्टों कहा में था लगा कि दिया जितनी जाके। चीजें चल रही है ना, इनका पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब और करेंगे। इसके साथ साथ समझ लें कि आपको कोई और चूना लगा रहा है। मतलब बहुत ही हैरानी है कि वो बंदा ये समझता है कि ये ऐसे चूना उठाया जी। और जाके पट्ठे में लगा दिया। ऐसे नहीं होता भाई। हम दूध पीते हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम अंडे खाते हैं, वो डॉक्टर सब साहब, स्टमक में नजफ जाके ने बड़ी अहम बात अलग की, अलग मैं हो जाते इसको हैं। लिंक करना चाहूंगा। किडनी की बात की, अभी हमारे रिलेटिव में से मैं किसी की इयादत के लिए गया, उनकी एक सर्जरी हुई, तो उन्हें डॉक्टर्स ने ये पूछा कि उनकी किडनी में स्टोन था। डॉक्टर ने उनसे ये पूछा कि आप डेली कैल्शियम की वही वाली गोली ले रही हैं जिसको वो सफेद चूने से कह रहे, तो ये डॉक्टर्स इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ये अब एक अलग चीज है। जी। कैल्शियम टॉक्सिसिटी या विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, हम कहते हैं इनका लेवल बढ़ जाने। ठीक है। अब ये लेवल कब बढ़ता है? जब आप गोलियां कैल्शियम की या विटामिन डी की या नेचुरल सोर्स से बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं। नेचुरल तो इससे इतना ज्यादा खतरा नहीं होता, गोलियों से होता है। अब ये कब होता है? जब आप एक लंबे अरसा वो ले रहे हैं और आप में इंडिकेशन भी नहीं है और आपने उसका टेस्ट भी नहीं करवाया। ओके। आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं या कुछ अरसे बाद आप उनको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब इससे होता क्या है? कैल्शियम टॉक्सिसिटी होने से, इसको हम 3 वर्ड्स इसके लिए यूज करते हैं। उसमें कहते हैं कि जी आपकी जो हड्डियां हैं वो ब्रिटल बोन्स, बहुत जो है ना वो कमजोर हड्डियां हो जाती हैं आपकी।
किडनी स्टोन्स, आपके जो किडनी है उसमें पथरी बनना शुरू हो जाती है, और एब्डोमिनल ग्रोन्स इसको कहते हैं कि आपके मैदे में क्या होगा, आपका मैदा खराब होना शुरू हो जाएगा, आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी, नौजिया वोमिटिंग ये कैफियत होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप में ये प्रॉब्लम है, स्पेशली वो लोग जिनको किडनी का मसला है, वो ये दवाइयाँ कभी भी एक लंबे अरसे के लिए या किसी के कहे बगैर, अब होता क्या अक्सर जहाँ से ये बात शुरू हुई है कि जी लोगों ने देखा, पार्क में गए, वहाँ बताया मेरी हड्डियों में दर्द होती है, उसने कहा जी ये गोली मुझे बहुत सूट की थी, आप भी ये गोली आप लें। भी खा लो। अब वो इंसान एक मुख्तलिफ इंसान है, उसकी हड्डियों की दर्द हो सकता है कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से ना होती हो सकता है उसमें कोई ऐसी डिजीज हो कि उसको कैल्शियम विटामिन डी की गोलियां फौरी नहीं लेनी चाहिए। सो उसको अपने किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, आप नहीं डॉक्टर को दिखा सकते तो सरकारी तौर पे जाके किसी से मशवरा कर ले, बात तो की जा सकती है ना किसी बिल्कुल डॉक्टर की के जा साथ। सकती है। सो हमेशा गोलियां लेने से, कैप्सूल लेने से पहले किसी ना किसी से कंसल्ट करें आप। कंसल्ट करना डॉक्टर साहब, जरूरी है। अब विटामिन्स की हम बात करें, उनका वक्त भी पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। किस वक्त पे कौन सा विटामिन लेना चाहिए? अगर कैल्शियम और D3 को डिस्कस कर कैल्शियम रहे और हैं, विटामिन- बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध के साथ लेना चाहिए, खाने के दरमियान लेना चाहिए, कुछ अच्छा, ऐसा? ये जो दूध के साथ मिथ चली हुई ना हमारी सोसाइटी में, वो इसलिए कह दिया जाता है कि वैसे तो किसी ने दूध पीना नहीं, अगर आप उसको कह देंगे कि जी ये गोली दूध के साथ ले लें तो चलो दूध तो पी लेगा। तमाम दवाइयों पे अप्लाई होता है ये फॉर्मूला। नहीं, तमाम ये दवाइयों आपने पे नहीं ह्यूमन होता। साइकी का ये कॉमन है, आंसर इसलिए किया वो लोगों जी। को कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्टर इसका ये होता है कि बास विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं और बास जो है वो फैट सॉल्युबल नहीं जी। होते, उसमें भी इसका रोल होता है। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी की जो दोनों चीजें हैं ये आपको इकट्ठी लेनी चाहिए, शाम के टाइम लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी दवाइयों के साथ ना लें, ओके, जैसे शाम के एंटीबायोटिक्स टाइम हैं या बाकी आपकी गोलियां, उसके साथ आप कैल्शियम की गोली ना लें। सही। तो ये इसका एक तरीकाकार होता है कि उस टाइम ये आपके लिए, और दोनों कोशिश करें इकट्ठी ले लें आप। इकट्ठी लें। हाँ, क्योंकि आप इकट्ठी लेंगे तो वो उनका फंक्शन जो है वो एक दूसरे को अच्छा support डॉक्टर साहब, करता अब है। ये भी देखने में आता है कि अक्सर जो वालिदैन होते हैं ना, वो अपने नौजवान बच्चे जो होते हैं उनको भी विटामिन डी या कैल्शियम इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, उन्हें भी गोलियां दे रहे होते हैं बाकायदगी के साथ। ये अमल दुरुस्त है या इसमें भी तिब्बी मशवरा जो है वो दरकार? देखिए, मशवरा तो हर चीज़ में दरकार है, लेकिन ये किसी हद तक दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसानी जिस्म को कैल्शियम की, वो 9 से लेके 18 साल तक के टीनेजर को है। सही। अब ये वो एज है जिसमें आपकी हड्डियां बढ़ रही हैं अक्सर, बल्कि आपने देखा होगा, मैं अब आपके चैनल से बताऊं, छोटे बच्चे होते हैं, अब वो जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, टॉफ़ी बिस्किट ये चीज़ें ज़्यादा ले लेते हैं, उनकी ये सामने से यहाँ से हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, ये चेस्ट की हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, सर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ये अलामत होती हैं कैल्शियम की कमी की। कमी ये कमी की, सही। जिस बच्चे में कैल्शियम की कमी है, जो बच्चा प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहा, उसमें ये चीजें आ रही होती हैं। आप एक अक्सर आपने देखते हैं ना, forehead बताया, ये chest फ्रंटल बताया। लोब्स इनको हम कहते हैं ना, ठीक यहाँ चेस्ट से हड्डी अक्सर औकात बच्चों की बढ़ना शुरू हो ठीक जाती है। है, या सर का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कैल्शियम की कमी की, हमेशा नहीं लेकिन एक बड़ी वजह उसकी Mostly, ये ठीक है। कैल्शियम की कमी है। उस सूरत में आप अपने बच्चे को कैल्शियम का कोई सिरप जरूर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। विटामिन डी के ड्रॉप्स या कोई सिरप या जो टैबलेट जिस वो लाइफ में है उसको वो जरूर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो ले लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को, जो ऑब्वियसली आपको सुनते हैं सोशली भी और वैसे भी हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से, क्या मशवरा देना चाहेंगे विटामिन्स मिनरल्स के हवाले से? देखिए, मशवरा सिर्फ यही है कि अब सोशल मीडिया पे हर शख्स समझदार है और हर शख्स के पास बहुत मशवरे हैं। जो मशवरा आप सुने उसको गूगल पे एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, बस। लेकिन- मैं यही मशवरा देना चाहूँगा, गूगल जो पे कर भी लें। सुने आप उसको सादा आप चैट जीपीटी करवा जाए, आप बोल के भी उसको कह सकते हैं कि भाई मैंने ये बात सुनी है, मुझे इस पे ये बता दो, ये दुरुस्त है कि गलत है। अच्छा, दूसरा मसला क्या है कि अब आपकी भी टीम बैठी है, उन्होंने ऊपर एक ऐसा टाइटल लिखना है कि सारे व्यूज इकट्ठे होकर वहां आ जाएं। एक गोली सारे मसाइल का हल, दुनिया में कोई एक गोली सारे मसाइल का हल नहीं होती। बिल्कुल। कोई डॉक्टर कह रहा है वो भी झूठ कह रहा है, कोई आम बंदा कह रहा है वो भी झूठ कह रहा है। सो उसको देख लें कि वो आपके मुतलका है या नहीं, वो कैप्सूल, वो वर्जिश आपके मुतलका है या नहीं, और उसको गूगल पे चेक अच्छा, कर डॉक्टर लें साहब, या किसी डॉक्टर से इस पूछ पर लें। भी तो जरा डॉक्टर भी बहुत शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो लोग आजकल दूध को बड़ा अवॉइड करना शुरू हो गए हैं स्मार्ट रहने के चक्कर में, मोटापे से बचने के लिए, इनको आप क्या रेकमेंड करें? देखिए, दूध पीना चाहिए 1 गिलास रोजाना, अंडा खाना चाहिए 1 अंडा रोजाना, अंडे की जर्दी भी खानी चाहिए, Yes. वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ अच्छी है लेकिन बैलेंस में। और दूध तो Definitely. कुदरती तौर पे एक ऐसी चीज़ है कि वो आप रोजाना पी रहे हैं तो उसका सबसे बेहतरीन बैलेंस है। मसला ये है कि वही बात है ना कि मशवरे लोग सुन रहे होते हैं। अब एक बंदा कोई दावा कर देता है, उस दावे के पीछे ना उसकी डिग्री है और ना उसका एक्सपीरियंस है और ना कोई रिसर्च है, उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर ले कहीं से। और जो अपना वेट कम करने का तरीका है ना, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका ये कि आप कोई एक्सरसाइज करें, आप वर्कआउट करें। ये तरीका नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें। अब आप खाना पीना छोड़ देंगे तो फिर तो आपने
कमजोर पतले तो होना ही लेकिन होना डॉक्टर है। साहब अब उस मार्केट में तरफ जाने की इस कोई तरह की जरूरत बातें जो है ना, गलत बातें बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं, तो फिर जाहिर है कोई मुस्तनद डॉक्टर ही जो है रहनुमाई कर देखिए जी, सकता है जब हमारी, और तक- आपकी जरूरत फिर हमें आइंदा आने वाले शोज में भी रहेगी। और बहुत ही और आपका ये बेहतरीन बड़ा अंदाज अच्छा में बड़ा आप अच्छा है कि इजहार आप करते हमेशा हैं। कोशिश करते हैं, और हमेशा सुनो की तरफ से कोई ना कोई, मैं देख रहा होता हूँ डेली आपके मॉर्निंग शो में होता है, लेकिन हमेशा किसी अथेंटिक बंदे से मशवरा है। अब आप एंकर पर्सन है, मैं तो नहीं हूँ, मैं यहाँ जी। बतौर डॉक्टर बैठा हूँ, या कोई शख्स कैमरा मैन है, वो उसी का एक्सपर्ट फील्ड है ना, तो किसी किसी एक्सपर्ट expert से से उसके जरूर उसके बात कर मुतालिक आप लीजिए। बात करनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है। और विटामिन डी, कैल्शियम, इन चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैलेंस। बैलेंस, इसी तरह डाइट भी बैलेंस कीजिए और अपने सप्लीमेंट्स भी और बैलेंस एक और बड़ी कीजिए। अहम चीज़ है कि अपनी एक्सरसाइज ज़रूर रखें। एक्सरसाइज जरूर। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, अब जैसे आप माशाल्लाह फिट हैं, तो बहुत जाहिर है आप शुक्रिया। एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जी, सालों की वो- मेहनत है। हाँ मेहनत है, बिल्कुल। तो मेहनत लगाएं तो आपकी जो बॉडी है वो फिट हो जाती है। बिल्कुल शुक्रिया ठीक डॉक्टर है। साहब, थैंक बहुत यू शुक्रिया, सो thank मच you। डॉक्टर साहब, आपकी रहनुमाई का बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि डाइट को किस तरह बैलेंस करना है, और साथ ही साथ अगर आप वाइटामिन खाना चाहते हैं तो किस वक्त खाइए, किस तरह खाइए, और खुद से मत खाइए। किसी YouTube की वीडियो को देखकर खाना मत शुरू कीजिए, किसी से तिब्बी मशवरा जरूर ले लीजिए। तो अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। नाज़रीन, एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हर जगह पर उसके मुतालिक बात हो रही है। ईरान इसराइल जंग बंदी को लेकर जो है वो बहुत सारी बातें हो रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है वो बड़ा गर्दिश कर रहा है। ईरान और इसराइल ने मुकम्मल और हतमी जंग बंदी का इत्तफाक कर लिया है, और अपने सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो पूरी दुनिया को मुबारकबाद भी दी और ये कहा कि ये जंग अगर मैं ना रुकवाता तो ये सालों तक जारी रह सकती थी, और फिर मिडल ईस्ट में इस जंग की वजह से बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने दिया जाएगा। और दोनों ही ममालिक ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी दिखाई। दोनों ममालिक की डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ भी की और अपने बयान में ये वाजे भी किया कि सीज फायर के हर मरहले पर फरीकैन सब्र का मुजाहरा करेंगे और दोनों जानिब से जारहाना कार्रवाइयों में बदतदरीज कमी आएगी और 12 दिन की जंग के बाद बिलाखिर मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा। साथ ही अमरीकी सदर ये दावा भी कर रहे हैं कि इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी दोनों ममालिक ने, मगर गैर मुल्की मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंग बंदी के मुआहदे में कतर ने अहम सिफारती किरदार अदा किया। कतर में ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर और नायब सदर ने अमीर कतर के साथ रब्ता भी किया। इन तमाम तर मामलात पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने। समरेज सालिक साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, क्या दोनों ममालिक ईरान और इसराइल अमरीका के पास गए थे कि आप जनाब कोई मुदाखलत करें, कोई हमारे दरमियान अमन कायम करवाएं, या फिर जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि कतर ने जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले किया, कौन सी बात जो है वो इनमें से ज्यादा दुरुस्त है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू Good वेरी मच morning. फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि ये खुशाइन बात है, जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि वट एवर द मीन द एंड इज गुड, कि जंग बंदी हो रही है, सीज फायर हो रहा है। जबकि हमने ये भी ज़हन में रखना है कि जब इसमें गाजा में सीज फायर हुआ था इसी तरह का, तो वो बहुत ज्यादा दिन चल नहीं सका था जी। वन प्रेज के ये चले और अमन हो और अच्छी एनवायरनमेंट में बातचीत हो और उस बातचीत से ये मसाइल हल किए जाए। बाकी रही बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है, यू नो इट के आजकल जमाना है नैरेटिव का, बिल्कुल। और एक बहुत मेरे नजदीक एक दफा फिर अमेरिका और इजराइल को अजीमत उठाना पड़ी है, एम्बेरसमेंट हुई है बहुत बड़ी। वो कुछ ऑब्जेक्टिव लेके निकले थे और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किए बगैर उन्हें जंग को रोकना पड़ रहा है। अच्छा समरेज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ईरानी वजीर खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी के बयान को मुस्तरद कर दिया है, इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने कहा है कि कोई बाकायदा मुआहदा नहीं हुआ, अलबत्ता अगर इसराइल ने जारियत रोकी तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तनाजुर में अमरीकी सदर का जंग बंदी का दावा कहाँ खड़ा है? देखिए, ये तो क्योंकि ईरान जो है अब अपर पोजीशन में है, ईरान ने बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया है इजराइल को, और उस पोजीशन में ईरान तो यही चाहेगा कि जो एग्रेसर है उसको मैं और मजीद सबक सिखाऊं। तो इस तरह की इंडिकेशंस आ रही हैं जहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि ईरान जो है वो एग्री नहीं कर रहा है सीज फायर के ऊपर। हैविंग सेड दैट, दोनों के लिए ये बेहतर ऑप्शन यही है कि सीज फायर हो
और मेरा ख्याल है कि द सेंस विल प्रिवेल और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बातचीत है उस पर डेफिनेटली मुझे वजन नजर आता है, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए जो लड़ना है वो बहुत ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा। दोनों तरफ नुकसानात हो रहे हैं। वेयर एज जो ईरानियन साइड है वहाँ पे एक रिजॉल्व नजर आ रहा है फाइटिंग का, और जो इजरायली साइड है वहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग कि किसी तरीके से हम सिचुएशन से निकल जाएं। तो एज अ थिंग टाइम पासेस चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सीज फायर। बिल्कुल सीज फायर। और समरेश साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ट्वीट आया है ताज़ा, वो यही है कि द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। आपको क्या लगता है कितना इस पर अमल किया जाएगा अमेरिकी सदर के इस बयान पर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये दो केसेस हुए हैं विद इन 2 months, एक पाकिस्तान और इंडिया का और एक ये इजराइल वाला। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि अमेरिका जो है वो एक ऐसी मतलब इंसाइट करता है कि एग्रेशन को, और फिर इसी को स्टॉप करके क्लेम लेता है कि जी मतलब क्रेडिट लेता है कि मैंने जंग रोक दी है। वेयर मैं समझता हूँ कि इसको होना ही नहीं चाहिए था। अगर उनके पास इतना वेल विदॉल है कि वो दे कैन प्रिवेल अपॉन 2 parties टू स्टॉप फाइटिंग, तो फिर उस पावर को यूज करना चाहिए कि फाइटिंग हो ही ना। तो पहले फाइटिंग होती है, फिर उसमें एम्बैरेसमेंट होती है, फिर उसमें अजीमत उठानी पड़ती है, फिर अमेरिका एंटर होता है और उस फाइटिंग को रोकता है। तो समरेश साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि ये सारे जो इकदाम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये की जाती हैं, फिर जो है अमन की बात कर दी जाती है, ये फिर डायलॉग्स के अंदर किसी दूसरे मुल्क की पोजीशन को कमजोर करने के लिए और अपनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है सब? ऑफ कोर्स, देखिए होता ये कि वो कहते हैं ना कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी एंड थ्रू अदर मीन्स, कि आप पॉलिसी चला रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। उस सूरत में आप जंग में जाते हैं और आप एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट करते हैं कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलें। लेकिन अभी होगा क्या कि जिस तरीके से जो ईरानियन साइड पे एक रिजॉल्व है, एक कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं जी हम सीज फायर नहीं कर रहे, दूसरी साइड डिमांड कर रही है, तो वीकर साइड जब इजराइल की होगी। अब जब नेगोशिएशन टेबल पे जाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, मेरी असेसमेंट वो ये अचीव नहीं कर सके। फिजिकली डेफिनेटली अभी तक इंटेलिजेंस नहीं है कि इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, उनकी लीडरशिप को डेफिनेटली टेक आउट किया गया, लेकिन ये कि कितना डैमेज हुआ है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो रिजॉल्व और कॉन्फिडेंस ईरान डिस्प्ले कर रहा है, दैट शोज कि ईरान विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू गो ऑन द नेगोशिएटेड टेबल एज दे वर बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल समरेश साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब हमने देखा कि IAEA की जानिब से भी ये कहा गया कि ये जो अमरीकी हमले किए गए हैं उसके बाद कोई ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले, यानी ईरान का दावा किसी हद तक दुरुस्त दिखाई देता है कि हम सब कुछ यहाँ से मूव कर चुके थे, हमें पता था और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब से अगर हम देखें तो क्या आप नहीं समझते कि इसराइल की जानिब से ये एक एक्ट है टाइम बाय करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो उन्होंने अपने दिफाई निज़ाम का हवा बनाया हुआ था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, उसकी धज्जियां उड़ा दी ईरान ने, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये इसराइल टाइम बाय करके उस पर काम करना चाहता है, उसको मजीद बेहतर बनाना चाहता है? देखिए, इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि ईरान जो है वो इसको अभी तक बाय नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं सीज फायर पे एग्री नहीं करता। वजह ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी वो नहीं रही जो पहले होती थी। 2 हफ्ते का टाइम कह के दूसरे दिन अटैक करना, फिर गाजा में जो सीज फायर का हुआ था वो आपके सामने है कि विद इन आई थिंक कपल ऑफ डेज जो है वो सीज फायर ब्रेक हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपका ये जो एप्रीहेंशन है बिल्कुल जस्टिफाइड है, और ईरान इन चीजों को देख रहा होगा कि मे बी एफर्ट हो जस्ट टू गेन टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समरेश साहब, आपका कमेंट लेना चाहेंगे सूरत हाल पे भी कि सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि जंग बंदी के बाद दोनों अक़वाम को मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। क्या इस बयान से ये समझा जा सकता है, ये प्रेडिक्शन ली जा सकती है कि अमेरिका मुस्तकबिल करीब में ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी लाने या उसे खत्म करने का सोच रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप इज नोन टू टॉक स्वीट, बहुत मीठी बातचीत होती है और बहुत वो जो है बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये कि उनका जो मीनिंग है वो बहुत बड़े नहीं होते। जब इतनी बड़ी एनिमोसिटी हो, जब इतने बड़े आप ऑब्जेक्टिव लेकर निकलें कि आप इस रजीम को ही खत्म करना चाहते हैं, आप ईरान को सफा हस्ती से मिटाना चाहते हैं,
तो कैसे वो जो बिटरनेस है वो विद इन ओवरनाइट एक ट्वीट से तो डिसअपीयर नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चैलेंजेस अभी आइंदा भी रहेंगे। जैसे आपने कहा कि पहले तो सीज फायर को शक की नजर से देखना होगा, दूसरा ये है कि इतनी जल्दी ये इनमें प्यार मोहब्बत और बहुत जो अच्छी चीजें जिस तरीके से कही जा रही हैं शायद वो नामुमकिन हो। अब बिल्कुल इस तरह से नामुमकिन हो, इस एलिमेंट को भी देखना जरूरी है। सब ये सब अब देखना ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि जितनी ईरान पर पाबंदियां लगाई गई, सैंक्शंस लगाई गई, अब अमेरिका के पास जो ये सीज फायर की बात कर रहा है ईरान के साथ, ईरान को देने के लिए अमेरिका के पास क्या है कि जिससे जो ईरान है वो अपना जो हम देखते हैं कि जिस तरह से वो जो जौहरी तनसीबात है उनका दायरा फैला रहा है, यूरेनियम को ज़्यादा अफसूदा कर रहा है, उनमें थोड़ी सी कमी ला सके, और ऐसा क्या है जिससे अमेरिका जो है वो ईरान को राम कर सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो जंग है इसको अगर देखा जाए तो इसमें तो मुझे ईरान अभी तक विक्टर नजर आ रहा है। बिकॉज आप अगर अपने एनिमी को उसके जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है वो ना अचीव करने दें, उससे कामयाबी ना होने दें कि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, तो बेसिकली वो आपकी विक्ट्री होती है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेके निकले थे ये कि हम इजराइल के न्यूक्लियर को रोल्ड बैक करना है, फिर रजीम को चेंज करना है, उससे तो ये बिल्कुल दे आर नोवेयर नियर। अब जब ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेगा तो वो जो पहले डिमांड्स थी कि जी आप बिल्कुल इसको स्क्रैप कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें, तो वो तो मेरा ख्याल है कि वो अचीवेबल नहीं होगा। यूएस यही कर सकता है कि इसको मतलब इनसे सैंक्शंस हटा दें, इनको जो है वो इनके लिए थोड़ा सी चीजों को ईज ऑफ करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक यूएस अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करता, यूएस कैन नेवर अफोर्ड टू हैव अ न्यूक्लियर ईरान, नीदर इजराइल। तो ईरान की तरफ से कुछ और डिमांड्स हो सकती हैं, लाइक गाजा की सिचुएशन को बेहतर करने की, लाइक ये जो बेसिस हैं विच आर थ्रेटनिंग इन मिडिल ईस्ट, इनके बारे में ईरान की डिमांड हो सकती हैं। लेकिन ये अभी जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो फिर ही पता चलेगा कि किस चीज की तरफ वो चीजें जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। सब रिजीम चेंज की सर आपने बात की, तो रिजीम चेंज की ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं? क्योंकि माजी में भी हमने ईरान में देखा कि किस तरह जो मुंतखब ईरान के वज़ीर आज़म थे मोहम्मद मुसद्दिक, उन्हें किस तरह से जनाब इतना खर्चा करके और उनके खिलाफ तहरीकें चलाकर उन्हें हटाया गया। अभी हम अगर गुज़श्ता सालों की बात करें तो महिसा अमीनी की, जो कि एक ईरानी खातून थी, और हमने देखा था कि उनका जिस तरह से इखलाकी पुलिस के हाथों कत्ल हुआ, उसके बाद इतने बड़े मुजाहरे हुए जो कि ईरान की हिस्ट्री में नहीं हुए, और वेस्ट ने जो है बड़ा जोर लगाया लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाया। आपको लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन भी मौजूद है और ये उसी का तसलसल है कि रिजीम चेंज की कोशिशें ताहाल जारी हैं ईरान के अंदर, और हासिल क्या करना चाहते हैं इससे? 1979 में रेवोल्यूशन आई थी ईरान में, 46 इयर्स गुजर चुके हैं जिसमें ईरान ने हर तरह की जो है वो मुश्किलें देखी हैं, जिसमें एम्बार्गोज, ये जो है सैंक्शंस, उसके अलावा सीरीज ऑफ असैसिनेशन, रिमूवल ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स, और इसके अलावा पेनिट्रेशन ऑफ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। इन सारी चीजों को ईरान ने विथस्टैंड किया और बड़ा बोल्डली विथस्टैंड किया। अभी भी वही ऑब्जेक्टिव चल रहा है। अब जबकि रिसेंटली ईरान की प्रॉक्सीज को वीकन किया गया और ये समझा गया कि ईरान काफी हद तक वीक हो चुका है, तो उसके ऊपर ये एग्रेशन की गई विद दिस होप कि वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि जैसे पाकिस्तान में हुआ था इंडिया की चढ़ाई के बाद कि यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया, उसी तरीके का यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया ईरान में। तो मैं ये समझता हूँ ऑब्जेक्टिव तो उनका ये है कि वंस एंड फॉर ऑल ये थ्रेट एलिमिनेट कर दी जाए। कल को अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर भी ले तो इजराइल को थ्रेटन ना करे। लेकिन जिस तरीके की एम्बैरसमेंट और अजीमत इजराइल को उठानी पड़ी है इस जंग में, मेरा ख्याल है कि वो उस ऑब्जेक्टिव के नजदीक होने की बजाय दूर चले गए हैं। ठीक है समरेश साहब, शॉर्टली बताइएगा, अगर हम इस जंग में फतह और नुकसान की बात करें तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप क्या देखते हैं कि इस 12 दिन की जंग में कामयाबी किसको मिली और नुकसान किसका ज्यादा हुआ? नुकसान तो डेफिनेटली ईरान का ज्यादा हुआ है, बिकॉज ईरान के पास एक साउंड एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं थी। उसके ऊपर जो इजराइल और यूएस एयरफोर्स टोटल डोमिनेशन थी और उनकी सुप्रीमेसी थी विदाउट एनी चेक। लेकिन ये है कि हमेशा से गेम्स एंड स्टेक्स का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल। इजराइल का चूंकि छोटा मुल्क है, एक स्ट्रिप है, वहां पे थोड़े लॉसेस भी शायद परसेप्शनल डोमेन में ज्यादा लॉसेस समझे जाए। जी। आज मैं देख रहा कि तेल अवीव जो है वो खाली हो चुका है, विच वाज अ सिटी नोन फॉर हसल बसल। वहां पे कोई मौजूद नहीं है, लोग वहां से निकल चुके हैं। तो ये जो लॉसेस इजराइल के हुए हैं, ये मेरे नजदीक इन टर्म्स ऑफ फिगर्स एंड क्वांटिटी शायद कम हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने ईरान से भी ज्यादा है। एज फार एज विक्ट्री इज कंसर्न, मैं ये हमेशा से मेरा ये ख्याल है कि जब एक एग्रेसर अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर निकलता है
और जो डिफेंडर है वो उसको वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने देता, तो दैट मींस द डिफेंडर हैज अचीव्ड विक्ट्री। 1965 वॉर में इंडिया आया था पाकिस्तान को पे चढ़ाई करके कि जी मैं जाके लाहौर पे कब्जा करूंगा। वंस यू डिनाई हिम अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज योर विक्ट्री। तो ईरान मेरे नजदीक विक्टर है क्योंकि उसने इन दो इतनी बड़ी माइटी पावर्स। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा। अगर इफेक्ट देखा जाए तो फिर इसराइल में उसका ज्यादा नजर आता है, और ना ही जो इसराइली शहरी हैं वो इसके लिए तैयार है। और हमें जो मनासिर नजर आते हैं कि किस तरह वो बार बार कभी अपने घर जाते हैं, कभी बंकर्स में जाते हैं पनाह लेने के लिए, और वो बड़े फ्रस्ट्रेट हैं इस चीज़ के लिए, वो तैयार ही नहीं थे। और कहीं ना कहीं नेतन्याहू पर इसका बड़ा दबाव था, और उनके इक़्तिदार को भी अवाम की जानिब से बड़े प्रेशर का सामना। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट मजीद होंगी गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद जनाब कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी जो मसरूफियात हैं, जो मामूलात हैं, वो मौसम के मुताबिक तरतीब देने होते हैं, और साथ ही साथ आपके मिजाज पे मौसम बड़ा असरअंदाज हो रहा होता है। क्योंकि अब वैसी गर्मी नहीं है, लू नहीं चल रही और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत नहीं है, लेकिन कम दर्जा हरारत में भी मसला ये है कि हवाएं रुकी हुई हैं, हब्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर नीचे आ चुका है। अच्छी बात ये एसीज अच्छे काम कर रहे हैं। एसीज तो अब मैं कहता हूँ आप उन्हें थोड़ा सा भी चलाएं तो वो आपको बताते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आप हमें बताइए कि मौसम कैसा रहने वाला मुल्क में। आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। और अब नजर डालते हैं मौसम पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगा। ताहम महकमा मौसमियात ने 25 जून से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने, जबकि बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगजानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 33 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 42 और कम से कम 32 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 31 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, शांगला, कोहिस्तान, मालाकंड, सवात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र 5 दरियाओं की धरती पंजाब का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हब्स में मजीद इजाफा हो गया है। लाहौर का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 38 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 38 और कम से कम 30 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 42 और कम से कम 33 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, बहावलपुर, बहावलनगर में आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब सुबह बलूचिस्तान का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं, जहां दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है।
और आखिर में हमेशा की तरह तज़किरा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला बादलों की लपेट में रहेंगे। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 39 और कम से कम 30 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स की पेशगोई की है। तो जनाब, मुल्क भर में मौसम किस तरह का रहेगा ये आपने जान लिया। इसके साथ ही अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त तलब करने का। हमें आप इजाज़त दीजिए, कल के रोज़ दोबारा हम आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Till then, अल्लाह हाफ़िज़।